हाय प्यारे बच्चों, देखते हैं जो चैप्टर देखो हमारी क्लास 9th में 1 से लेके 5 तक के चैप्टरों में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके हम आपको 3 पार्ट देंगे। पहले पार्ट में जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहले पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, इसका कुछ एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या जो होती है वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाती है, जहां कभी Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहां देखेंगे हमें 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो हम इसे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे कि 3 है हमारे पास और 4 है, इनके बीच की 6 परिमेय संख्या हमें बतानी है। तो हमें 6 संख्याएं बतानी है, तो इसमें ध्यान देंगे हम 6 + 1 = 7। हम क्या काम करेंगे, 3 को 7 से गुना और 7 से भाग कर लेते हैं। 7 या 21/7, तो 3 को लिखा जा सकता है 21/7, क्योंकि 7 से 21 को भाग देने पर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। आगे देखो, फिर है हमारे पास में 4, तो 4 को भी 7 से गुना कर देते हैं, 7 से भाग कर देते हैं। 7 चौक 28/7। तो अब देखो, आप 21 और 28 के बीच में हम 6 संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसे 7 से गुना भाग कर दी। बात आ गई समझ में? तो हम लिखेंगे 21 और 28 के बीच में जो संख्याएं होंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब चूंकि हमें 6 संख्याएं चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और ये संख्याएं जो हैं 21/7 और 28/7 के बीच की हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 और 4 के बीच की जो संख्याएं हैं, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं जो हैं वो भी यही होंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये बात समझ में आ गई। दूसरा इस तरीके से आंसर दे सकते हैं हम इसका, जैसे कि हमें चाहिए था 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। तो हम क्या काम करेंगे, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10, और उसके बाद में 4। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो संख्याएं हैं वो 3 से स्टार्ट होती हैं और 4 पे हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। हमें इसके बीच में कितनी संख्याएं चाहिए, 6 संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या उठाएंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, और आंसर लिख के आ जाएंगे। यही हमारी परिमेय संख्या है जो कि 3 और 4 के बीच की है। क्योंकि इस दशमलव का अर्थ ये भी है कि 3.1 यदि लिखा हुआ है तो इसे लिखा जा सकता है 31/10, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 0.66 के ऊपर क्या है हमारे पास, बार को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि Q का मान 0 नहीं है। P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक हमारी संख्याएं प्लस और माइनस दोनों में हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, या 0 -1 -2 -3 -4, ये प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं। तो क्वेश्चन हल करने का तरीका क्या होगा कि जो हमें दिया हुआ है उसे ले लेंगे x बराबर 0.6 का बार। इसे हमें किस रूप में लेके आना है, P अपॉन Q के रूप में लेकर के आना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, x बराबर 0 बार का मतलब है कि 6 बार रिपीट हुआ है, और कहां तक रिपीट हुआ है, इन्फिनेटिव, यानी कि अनंत तक ये रिपीट हुआ है। अब क्या काम करते हैं हम, इसमें
इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन नंबर 1 में 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे? क्योंकि यहां पर डेसिमल देख पा रहे होंगे ओनली 16 पर है, तो यहां से हम लिखेंगे 10 से गुना करने पर, गुना करने पर। और वो जो गुना करेंगे वो हम दोनों पक्षों में करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर। तो एक पक्ष ये वाला है, दूसरा पक्ष ये वाला है, तो 10 की इधर गुना करेंगे 10x, और जब हम 10 की इसमें गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है वो 10 की गुना करने पे एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा। बात समझ रहे हो भाई? 10 की गुना में क्या आएगा? 10 का मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा आ गई, और उसकी गुना करेंगे हम 0.66 में, तो ये वाला जो जीरो है वो इसे दशमलव को उठा के कहां ले आएगी? यहां पे ले आएगी। तो इसे लिखेंगे 6.6666, ये ऐसे ही चल रहा है कहां तक? इन्फिनेटिव तक। क्लियर है? ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है कि यहां से हम समीकरण 2 में से यदि फर्स्ट को माइनस कर दे तो 10x में से 1x गया, कितने बचे? 9x। अब इधर देखो, इधर है हमारे पास 6.6666 ऐसे ही चल रहा है, और यहां पे है हमारे पास 0.66666, ये भी ऐसे ही चल रहा है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ 6 में से 6 जाएंगे, 6 में से 6, 6 में से 6 जब घटेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 0। तो 6 में से 0 गई, यहाँ कितना आएगा? 6। तो फाइनली हमारे पास 6 इंटू 0 0 0 आएगा, तो इसे लिख देंगे हम ओनली 6 यानी कि 6। अब ये 9 कहां जाएगा? इसके बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। कटता है तो काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारे पास बचा 2/3, और x क्या था? 0.6 का बार, यानी कि 0.6 के बार को यदि हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो वो 2/3 यानी कि 2/3 आएगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन को। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बोझ लेता है एग्जामिनर। जब ध्यान रखो, जब भी आपका एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन वो जरूर देंगे। ये जरूरी नहीं है यहाँ पर 0.6 बार ही रखें, यहाँ पर डिजिट चेंज करके भी दे सकती है, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इस टाइप से बोझ लेते हैं, जैसे कि इसने कहा 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण कीजिए, तो जो क्वेश्चन दिया है √7 माइनस √6, जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर में देखेंगे साइन किस चीज का है। पहला काम होगा हमारा साइन देखने का, तो हमने देखा ये माइनस का है, तो हम इसे क्या काम करेंगे? √7 प्लस √6 से अंश में और √7 माइनस √6 प्लस √6 से हर में गुना भाग कर देंगे। ठीक है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट चिन्ह से, अगर प्लस दिया है तो माइनस वाले से और माइनस दिया है तो प्लस वाले से, जस्ट अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो इसका परिमेयकरण आएगा। तो देखेंगे जब हम इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो √7 प्लस √6 रहेगा। नीचे देखो ये संख्या एक बार माइनस हो रही है, एक बार प्लस हो रही है, तो यहां एक फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का, कि a² माइनस के b²। तो हम इसे लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी, तो √7 प्लस √6/7 माइनस 6। 7 में से 6 गया, हमारे पास कितना बचा? 1। तो ये बनेगा बेटा √7 प्लस √6/1। तो फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं √7 प्लस √6। यही क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन बोल सकता है। ये 9th क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है बेटा, x³ माइनस के ax² प्लस के 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो जब हम इस शेषफल ज्ञात करते हैं तो ध्यान रखेंगे
कि जो हमारे पास में ये पद दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस ए, इसे 0 के इक्वल ले लेंगे और जिससे हमें भाग देना है x माइनस ए से, इसे भी 0 के इक्वल ले लेंगे। अब क्या काम करेंगे कि जिससे भाग देना है यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ गई हमारे पास a, और a का मान उठा करके उस समीकरण में रख देंगे जो समीकरण अभी हमने बनाई है। तो x का मान रखेंगे, इसे सोल्व करके जो भी आएगा, इसे सोल्व करके जो भी आएगा वो डायरेक्ट शेषफल आएगा x माइनस ए से, इसको भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगा। तो यहां लिखेंगे शेषफल तब बनेगा, x के स्थान पे a रखेंगे तो ये बनेगा a की पावर 3 माइनस ए, x के स्थान पे a रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 6, x के स्थान पे a रखेंगे तो ये a बनेगा और माइनस में a बराबर में 0 है, तो इसे 0 को हटा देते हैं क्योंकि डायरेक्टली शेषफल आ रहा है निकल के। तो यहां चलेंगे a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर की गुना a में करेंगे तो a की पावर 3 बनेगा, 6 की गुना a में करेंगे तो 6a माइनस में कितना है a, इससे एक कट गया क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, ये 6 प्लस में है यहाँ पर। तो हमारे पास बचा 6 माइनस ए, 6a में से a के जाएगा तो ये बचेगा 5a और यही बचेगा हमारा शेषफल। तो हम कह सकते हैं x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो 5a प्राप्त होगा। बात आगे समझ में। जब भी हम शेषफल ज्ञात करते हैं किसी पद से, अगर हमें शेषफल भाग देने से शेषफल मिल रहा है तो वहां से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो x दिया हुआ है या y है, और उसे उसके वेरिएबल के पहले इस पर रख देंगे, जो भी आएगा उसी को हम शेषफल कहते हैं। बात समझ में आ गई। देखते हैं इसका एक क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। पांचवा क्वेश्चन बेटा इस तरीके से है, कभी कभी क्या करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और ज्यादातर गुणनखंड का क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता है 9th क्लास में। तो कैसे सोल्व करेंगे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 1, तो इसके गुणनखंड करने हैं। पहले 12 की गुना हम करेंगे 1 में बेटा, क्योंकि x स्क्वायर के गुना में 12 दिया हुआ है, तो 12 एकम 12। अब 12 के दो पेयर ऐसे बनाएंगे जिन्हें प्लस करने के बाद बेटा 7 आता हो। तो 12 के ऐसे दो पेयर 4 और 3 होंगे, 4 की गुना 3 में करेंगे, 4 तिया 12, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो अब कैलकुलेशन कैसे लिखते हैं जब हम करते हैं 12x स्क्वायर माइनस 7 के पहले इस पे पहुंचा देते हैं 4 प्लस 3, x प्लस में कितना है 1। आगे सोल्व करेंगे 12x स्क्वायर, x की गुना 4 में करेंगे तो ये 4x बना, प्लस माइनस माइनस x की गुना 3 में करेंगे 3x, प्लस में कितना है 1। यहां दोनों में से जो कॉमन आया बेटा वो 4x आया, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। यहां देखेंगे यहां पर हमारे पास कॉमन आया 1, तो ये बचा 3x माइनस 1। अब दोनों में से कॉमन आ गया 3x माइनस 1, तो हमारे पास बचा बेटा 4x माइनस 1, और फाइनली यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट दिया हुआ है, x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस x प्लस के 2। इस टाइप का क्वेश्चन तो वेरी सिंपल होता है। क्या देख पा रहे होंगे यहां पर, देखो ध्यान से, x स्क्वायर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर कॉमन आया तो यहां पर बचा x, यहां से x स्क्वायर बाहर गया तो क्या बचा माइनस के 2, और यहां से देखो बेटा हमारे पास कॉमन आया माइनस के 1, तो क्या बचा x माइनस के 2। अब दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस के 2, तो हमारे पास क्या बचा x स्क्वायर माइनस के 1, और यहां पर भी हम 1 का स्क्वायर लगा करके इसे एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, कि ये एक बार प्लस हो जाता है एक बार माइनस हो जाता है। तो यहाँ x प्लस 1 और x माइनस 1 और आ जाएगा, और इसके यही क्या बन जाएंगे, गुणनखंड बन जाएंगे। तो गुणनखंड का क्वेश्चन तो परीक्षा में एग्जामिनर बोझ ही लेता है। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। बेटा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हमें क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y प्लस 4z की पावर 3
का प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि हमने एक फॉर्मूला याद किया था a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 का, वो सॉरी 2 का। तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फॉर्मूले को यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो हमें वैल्यू बतानी है x प्लस 2y प्लस 4z की पावर 2 की। तो a की वैल्यू यहां पर बनती है x, b की वैल्यू बनती है 2y और c की वैल्यू बनती है 4z। तो इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 2y बनती है, प्लस c का स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर, प्लस 2, a की वैल्यू हमारे पास x है, b की वैल्यू 2y है, प्लस 2bc, b की वैल्यू 2y है हमारे पास में और c की वैल्यू 4z है, प्लस 2ca, c की वैल्यू 4z है और a की वैल्यू x है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, x का स्क्वायर x ही बनेगा, 2 का स्क्वायर 2 टू जब 4 y स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 z स्क्वायर हो जाएगा, 2 टू जब 4 x y हो जाएगा। आगे चलेंगे, साइन हमारे पास बेटा प्लस का है, 2 टू जा 4 4 4 जा 16 yz हो जाएगा और प्लस 2 4 जा 8 zx हो जाएगा और यही क्या होगा हमारा इसका फाइनली आंसर होगा। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है बेटा, बिंदु दिए हुए हैं -2, 4, -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो हमें चतुर्थांश की साइन याद होनी चाहिए कि एक हमारे पास x अक्ष है, एक x डैश, y डैश, ये हमारे पास चतुर्थांश होता है। इसके प्रथम चतुर्थांश में जो पॉइंट आते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस का होगा और y जो है वो पॉजिटिव प्लस का होगा, तृतीय चतुर्थांश में दोनों देखो डैशिज हैं तो माइनस के होंगे और चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष जो है वो प्लस का है और y अक्ष जो है वो हमारे पास माइनस का है, तो इसका प्लस माइनस होगा। बात समझ गए। क्योंकि पहले हम भुज लिखते हैं उसके बाद कोटि लिखते हैं, तो उसी के अनुसार हम चिन्ह लगाएंगे कि हमारे पास जो भुज है वो x है, तो x हमारे पास पॉजिटिव है, ये ध्यान रखेंगे। x और y ये पॉजिटिव हैं, x डैश और y डैश ये निगेटिव हैं यानी कि माइनस के हैं। तो पहले भुज आना है मतलब x आना है, फिर y आना है, तो यहाँ x भी प्लस का है और y भी प्लस का है। फिर यहाँ आएंगे, हमने बताया पहले x आएगा फिर y, तो यहाँ x माइनस का है और y प्लस का है, तो यहाँ माइनस और प्लस हो जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में देख पा रहे होंगे दोनों डैश वाले हैं यानी कि दोनों माइनस के होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में यदि हम देखेंगे x प्लस में है y माइनस में है, तो पहला पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पास -2 और 4 दिया हुआ है, तो हमें बताना था ये किस चतुर्थांश में है। तो पहला प्लस है, पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो ये किस चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश, बात आ गई समझ में। फिर ये देखेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, -3 और -5, तो हम बताएंगे ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो हम कहेंगे ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। बात आ गई समझ में। तो साइन से हम पता लगाते हैं, उसके चिन्ह से पता लगाते हैं कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आपसे अब कभी भी पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। इन बिंदुओं में पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, मीन्स ये x का वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। क्लियर है। आगे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो है बेटा 8वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर इसे टीचर जो है एग्जाम में देते हैं 9th क्लास में। तो इसने कहा यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y ax + 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब यदि ये बिंदु इस आलेख पर स्थित हैं कि 3y = ax + 7 पर स्थित हैं, कौन से बिंदु, बिंदु 3 और 4 किस पर स्थित हैं, आलेख पर स्थित हैं,
आलेख पर स्थित हैं। तो मैंने बेटा अभी बताया आपको कि जो पहली वाली डिजिट होती है वो भुज होता है जो कि x का मान होता है, और ये बाद वाली जो होती है ये कोटि होती है जो कि y का मान होता है। तो x का मान कितना है हमारे पास 3 और y का मान कितना है हमारे पास 4। तो ये जो हमें दिया हुआ है x के स्थान पे हम 3 रख देंगे, y के स्थान पे 4 रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे a का मान आ जाएगा। देखते हैं कि जब ये इस पर स्थित है तो ये इसके x y के मान होंगे। तो 3 गुना y का मान है हमारे पास 4 बराबर a गुना x का मान है हमारे पास 3 प्लस में कितना है 7। बात आ गई समझ में आपकी। तो 4 तिया 12 बराबर में बना 3a प्लस 7, 7 बराबर से इधर आएगा तो 12 माइनस 7 बराबर 3a, 12 में से 7 गया 5 बराबर 3a, और ये 3 कहां जाएगा बटे में, तो a बराबर हो जाएगा 5 बटे 3। तो यही क्या होगा हमारा फाइनली a का मान होगा। देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा ये दिया है कि सत्यापित कीजिए x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें सत्यापित करना है। तो इस हम क्या काम करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में कहा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों की कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास फाइनली क्या बचता है। तो पहले x की मल्टीप्लाई सारे के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का सीन है। फिर y की मल्टीप्लाई सारे के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x की इंटू करेंगे x की पावर 3, x की इंटू करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x की इंटू करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बनेगा। फिर y की इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, y की इंटू करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, y की इंटू करेंगे तो y की पावर 3 बनेगा। अब पावर क्योंकि गुना में घात बढ़ जाती है, 2 यहां थी 1 यहां थी, 2 और 1 3 होगी। यहां पर x की पावर 1 थी, 1 यहां से मल्टीप्लाई हुई, x की पावर 2 होगी, y है ही। यहां पर एक x है, y की 2 में मल्टीप्लाई करी तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये कट गया। यहाँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है तो ये भी कट गया। तो हमारे पास बचा एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, जो कि हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ लिख देंगे और फाइनली यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसा कि इस आकृति में बताया गया है कि AC बराबर जो है वो BD है। कि हम ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कि इसने कहा AC बराबर जो है वो BD है, तो सिद्ध करना है AB बराबर CD होगा, यानी कि AB बराबर CD होगा। तो इसे कैसे करेंगे आप देखने की कोशिश करो बेटा। जो AC हमारे पास दिया हुआ है AC कब आएगा, जब AB में BC प्लस होगा। तो AC को लिखा जा सकता है AB प्लस BC। बात समझ रहे हो। AC कब आएगा, AC आएगा जब A से B और B से C की दूरी को प्लस किया जाएगा। उसके बाद इधर है BD। अब BD कब आएगा, तो BD को हम देख सकते हैं, BD होगा BC प्लस CD, BC प्लस CD। तो हम BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। अब देखो यहां BC से BC कैंसिल हो जाता है तो ये बनेगा AB इज इक्वल टू CD, जो कि हमें प्रूव करना था, कि सिद्ध करना था AB बराबर किसके होगा, CD के होगा। और फाइनली यही क्या हो गया हमारा आंसर। हमने इस वीडियो में 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को बताया है। 1 से 5 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की 3 वीडियो हम बनाने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट था उसका। बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट आएगा कि 1 से 5 तक के चैप्टरों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। आप इनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी इनमें से काफी क्वेश्चन आ जाएं। मिलते हैं हम अब इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में।